अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ चांडे और मैं आपको अपने प्रोग्राम इम्तियाज़ चांडे शो में खुशामदीद करता हूं। बहुत अहम सवालात हैं, सादे सवालात हैं, कोई बड़े वो नहीं है मुश्किल सवालात। कि एक सवाल ये है कि सिंध के अंदर लोग तब्दीली नहीं चाहते या सिंध के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती। दूसरा कि सिंध के अंदर जो ये अफरा तफरी है, करप्शन है, इदारों की तबाही है, इसके पीछे कौन है और कौन लोग हैं जो सिंध के अंदर तब्दीली नहीं चाहते। क्या सिंध पुलिस स्टेट बन चुका है? सिंध के वडेरे और सरदार पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ कि जो आज़म सवाती के साथ हुआ, जिस तरह से उसकी तजलील की गई, ये कारनामा पहले किस सियासतदान के साथ सिंध के अंदर हो रहा था, मैं पहली बार आपको बताऊंगा। तमाम ये चीज़ें, मुझे आपके उस इख्तलाफ का भी एहतराम होगा अगर आप डिसएग्री करेंगे। मैं अपना ओपिनियन दूंगा मुख्तसर अल्फाज में और अगर कहेंगे तो तफसीली वीडियो भी बना लूँगा। सबसे पहला सवाल कि सिंध के अंदर लोग तब्दीली नहीं चाहते। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वोटिंग के जो अदाद व शुमार देखें कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कितने लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है मुखालफिन को, थोड़ा सा मार्जिन जाके रहता है। उस मार्जिन को कवर करने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से उस वोट बैंक को तोड़ के सिंध में तब्दीली लाई जा सकती है। क्यों सिंध के अंदर वो रहनुमा जो रात को 9 बजे तक जीत रहे थे और सुबह 6 बजे तक वो हार गए। आप ज़रूर इस बात पे गौर करिएगा कि सिंध के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती। शहर के अंदर, बड़ा शहर कराची, वहाँ दहशतगर्द, टारगेट किलर, मुख्तलिफ और माफियाज बनाए गए, और जो हमारे दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ सरदार, वडेरे, डाकू, इस तरह के लोगों को बिठाया गया और कभी इधर लड़ाई चल रही है, कभी इधर लड़ाई चल रही है, और उसका पूरा ज़िम्मा जो है इस वक्त सिंध की पुलिस ने उठाया हुआ है। सिंध के अंदर जितना भी जुल्म, बर्बरियत और जो वाक़यात हो रहे हैं वो सिंध के पुलिस की निगरानी में हो रहे हैं। उसके हक़ाइक़ भी आप देखेंगे, अगर आप कमीशन बनाएंगे तो आपको सारा मालूम हो जाएगा कि सिंध की पुलिस इस वक्त गुलामों वाला काम कर रही है, एक कमदारी का काम कर रही है, एक रेंट पुलिस बन चुकी है, और उसका काम सिर्फ ये है कि जो भी तब्दीली की बात करे उसके ऊपर FIR काट दो, उनको अगवा करो, उसको गुम कर दो, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करो। ये वो पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर जो CSS करके आते हैं, जो कहते हैं हमने अपने गरीब घरों से उठ के और मेहनत करके हमने ये ओहदे हासिल किए हैं, अगर उनकी आप वेल्थ देखें, उनके असासे देखें, पुलिस से पहले वो क्या थे और पुलिस में आने के बाद क्या हो गए, वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के अंदर हो रहा है। हर किस्म की गुलामी करने के लिए ये पुलिस वाले तैयार हैं। सिर्फ कोई गिने चुने, कोई 100 में से 2, 3, 4 ऐसे कोई खुदा के बंदे होंगे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी तो उनको खड़े लाइन लगाया गया होगा। इस वक्त पूरा सिंध के अंदर जो ये सिस्टम है, ये पुलिस स्टेट बनाकर उसके ज़रिए चलाया जा रहा है। जाहिल वडेरे, गवार वडेरे, शहरों के दहशतगर्द पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पहले गांव गोठों में लोगों को उठा के वडेरे मार देते थे, कोई आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन सोशल मीडिया के बाद सरदारों ने हिकमत अमली चेंज की। पहले तो वो अपना पसंद का SSP लगवाते हैं, फिर SSP के नीचे DSP लगवाते हैं, DSP के पास फिर SHO अपने मर्जी का लगवाते हैं, और फिर जो शख्स उनके खिलाफ कोई बात करे उसको उठवा के, बंद करवा के या मरवा देते हैं। ये बहुत सारे केसेस हुए हैं। इवन यहाँ तक कि शिकारपुर के सहाफ़ियों को दहशतगर्दी के मुकदमात में फंसाया गया और वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने लोकल MNA और वज़ीर के खिलाफ बात की थी। गंबट में सहाफ़ी को उठा के दर्जनों दहशतगर्दी के केसेस उसके ऊपर डाले गए, बावजूद उसके कि उस सहाफ़ी से हम भी इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन जो DIG सखर थे वो इलीगल कामों में मुलविस थे और वो अपने आकाओं को खुश करते थे, इसलिए उन्होंने अपने काले कारनामे छुपाने के लिए सारा जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ वो पुलिस के ज़रिए उस सहाफ़ी पे करवा के और उसको खामोश कराने की कोशिश की गई। छोटे छोटे ये डाकू सिस्टम बनाए गए हैं। कच्चे के डाकू फिर भी मेरे ख्याल में इतने जालिम नहीं हैं जितने पक्के के डाकू हैं। पक्के मीन्स शहरों में वो पुलिस है और सरदार हैं और ये हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं। पिछले 15 सालों में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, मगर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, जिसको इस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं, उनका फोकस इस बात पे नहीं है। उनका फोकस सिर्फ इस बात पे है कि हमारा काम सिंध के अंदर क्या हो रहा है। मैं सल्यूट करता हूँ पंजाब के लोगों को, कम से कम वो रेजिस्ट करते हैं। सिंध के लोगों की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सिंध के अंदर कोई भी आवाज़ उठाता है उसको पुलिस गिरफ़्तार करती है, उसको पुलिस मार देती है। अगर एक गरीब शख्स जो इनकलाब चाहता है, जो तब्दीली चाहता है, अगर उसको पुलिस उठा के दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार करके जेल भेज दे और वो 1-2 साल के बाद बेचारा निकले, वो कौन से इनकलाब और तब्दीली की बात करेगा। जिस शख्स ने 2014 में अपने बेटे को नाबालिग बच्चा करार दे के उसको मुल्क से बाहर भेज दिया, उसको नाराज़ किया,
اور جب ضرورت پڑی اس کو واپس بلا کے پھر پارٹی دے دی، اس شخص سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ جس شخص کو سندھ کے اندر شوگر مل سندھ سے زیادہ پیاری ہو، جس شخص کو زمینیں زیادہ پیاری ہوں، جس شخص کو پانی واٹر کورس مخالفین کا جو بند کر کے اپنی زمینوں کو دلانا زیادہ عزیز ہو، جس شخص کو انور مجید سینئر قیادت سے زیادہ عزیز ہو، اس شخص سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ سندھ کے اندر کراچی تک، کشمور، لاڑکانہ، جیکب آباد، جہاں بھی ٹریول کریں، ایک شخص جو ہے نا اینٹ بھی لگاتا ہے تو نظر آتا ہے۔ انہوں نے بائی پاس بنوائے ہیں اپنے آنے جانے کے لیے، شہروں کی آپ حالت دیکھیں گے تو کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، اور اب بجٹ اٹھائیں گے تو کہیں گے یہاں ہم نے 9 ارب روپے لگائے ہیں، 10 ارب روپے لگوائے ہیں۔ وہ زرداری صاحب جس نے مافیا کے ذریعے سندھ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ تمام سردار، وہ تمام وڈیرے، وہ تمام دہشت گرد جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو قتل کروایا، وہ اپنی پارٹی میں لے کے آئے۔ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو تبدیلی اور کیسے چاہیے۔ سندھ کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، لیکن جو اصل قوتیں ہیں، خفیہ قوتیں ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ سندھ کے اندر تبدیلی آئے، سندھ کے لوگ خوشحال بنیں۔ جب ایس ایچ او ریاست چلا رہا ہو، جب ایک ایس ایس پی اور ایک ڈپٹی کمشنر چیف منسٹر سے زیادہ پاورفل ہوں، اس صوبے میں آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں ہمارے تمام بڑے اداروں کو یہ معلوم ہے کہ کون قبضہ خور ہے، کون کرپٹ ہے، کس کی گاڑی میں کتنے کروڑ روپے جاتے ہیں، کون شخص، کون وزیر مہینہ 15 کروڑ اور 35 کروڑ روپے لے رہا ہے، اور کس شخص نے کتنے اثاثے بنائے، کیا ان سے یہ باتیں ڈھکی چھپی ہیں؟ جو آج یہ رونا رو رہے ہیں کہ ملک کی معیشت خراب ہے، حالات خراب ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ روزانہ اربوں روپے کی ہیرا پھیری ہے، اربوں روپے کی کرپشن، اربوں روپے کے جعلی منصوبے کہاں سے لائے جاتے ہیں، کون کروا رہا ہے؟ اگر آپ ملک نہیں چلا رہے ہو تو آپ بتا دیں، آپ ہاتھ نکال دیں۔ کیوں کم پیسے بتائے گئے تھے؟ ایک چپراسی کی نوکری آتی ہے، وہ بھی وڈیرے کے بیٹے کو ملتی ہے۔ بھنگی کی جاب جو ہے، وہ سویپر کی جاب بھی وڈیرے کو بیٹے کو ملتی ہے، وہ شہر کی کیا صفائی کرے گا؟ یہ سندھ کی پولیس ہی ہے جو ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہ رہی۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم ڈاکوؤں سے لڑیں گے، ڈاکو ہمیں مار دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی سرائکی بیلٹ سے، تو جو گروہ تھا وہ ہاتھ کاٹ رہے تھے ایک شخص کے، اور اس کے بعد پنجاب پولیس نے اعلان کیا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بھاگ بھی گئے تھے، لیکن اس کو کچھ دنوں کے بعد مارا گیا۔ یہی واقعہ سندھ کے اندر پولیس کے ساتھ ہوا۔ بختر بند گاڑی کے اندر بیٹھ کے ڈاکوؤں نے پولیس والوں کو مارا اور ان کی لاشیں اٹھا کے ان کی تذلیل کی، ویڈیو بھی آئی۔ یہ واقعات دونوں ایک ہی ٹائم پہ ہوئے تھے۔ تو پنجاب میں وہ جو ڈاکو تھے وہ مارے گئے، سندھ کے ڈاکوؤں کو چھوڑا گیا۔ بعد میں وہ کسی سے زہر دہر دلوا کے اور ان کو مار کے، اور پھر پولیس نے کہا کہ ہم نے مارا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے 23 مارچ پر پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے ریلی بھی نکالی ہے کچے میں، اور سارا پولیس کو پتہ ہے کہ کون سا ڈاکو کس سردار کے کہنے پر کس کو چھوڑے گا، کس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ابھی بھی یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آپ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں۔ وہاں اتنے سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں کہ ڈاکو مغویوں کی بیویوں کو بلاتے ہیں، بہنوں کو بلاتے ہیں، ان کو بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے اور پھر انٹرنیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ یہ آئی جی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہاں۔ یہ سندھ کی حکومت ہر وہ کام کرے گی جس میں ان کو منافع ہوگا۔ یہ تو عدالت نے حکم دے دیا کہ آپریشن کریں، اب یہ خریداری کریں گے۔ بختر بند گاڑیاں فالٹی، کوئی خراب، روس سے کہیں سے بھی منگوائیں کہ انور مجید کی کمپنی کے ذریعے، ان کا تو سمجھیں گے عدالت نے حکم دیا، ان کا تو ایک بزنس ہو گیا نا۔ یہ تو سارا ملبہ عدالت پہ ڈالیں گے کہ عدالت نے حکم دیا تھا، ہم نے ایمرجنسی میں خریداری کی۔ یہ سارا کام کریں گے، اس میں بھی بدنیتی یہی ہوگی کہ کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، اسلحہ لیں اور سارا کریں۔ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا۔ یہ جائیں گے، ہوائی فائر کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ان ڈاکوؤں کو ضرور ماریں گے جن سے کوئی سرداروں کا ٹکر ہوگا 2-3 دکھانے کے لیے، اور وہ بھی سردار ان کو خود دیں گے۔ یہ سرداروں سے مل کے یہ سارا ڈرامہ کریں گے، اربوں روپے کی بجٹ کھا لیں گے اور یہ کریں گے کچھ نہیں۔ تو اصل ڈاکوؤں کا معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ڈاکو راج ہے، وہ ڈاکو راج اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ شہروں میں سرکاری ڈاکو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ڈاکوؤں کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، اور یہ سارا پولیس کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے۔ پوسٹنگ کے لیے ٹی ایم او، ایس ایس پیز اور جو دیگر افسران ہیں 3-3 کروڑ روپے بھر کے پھر لگتے ہیں، اور ان سے پھر کون حساب لے گا کہ امن امان بہتر کرو؟ مجھے تو بہت ہنسی آئی۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ جو ان کو تگمہ شجاعت پتہ نہیں کیا دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس شخص کی وجہ سے 70 ڈاکو لاڑکانہ میں گرفتار ہوئے،
कच्चे में सड़कें बनी इनकी कोशिशों से। अब डीआईजी का काम है सड़कें बनाना, कौन सी सड़क इसकी वजह से बनी है जाके कोई देख ले, मैं खुद लाड़काना से हूँ। इस तरह से एवार्डों की तौहीन करना, सरकारी एजाज़ात की तौहीन करना, मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ मजाक है। अब आते हैं कि जो आज़म सवाती के साथ हुआ, इससे पहले ये काम किसके साथ होना था और इसकी प्लानिंग कहाँ हुई थी, कौन से अफसरान थे, ये भी सारा काम पुलिस के ज़रिए किया गया था। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब तक मिनिस्टर थे, वज़ीर दाखिला थे, तब तक सिर्फ मेरी दुआ सलाम थी। जिस दिन हुकूमत से उतरे, उसने बगावत की, हमने उनका अखलाकी तौर पर साथ दिया, कोई अपनी पेशे से बददियानती नहीं की। जब उनका झगड़ा बढ़ने लगा, जरदारी साहब का इख्तलाफ इस हद तक आ गया कि इसको उठाओ और मार दो, ये उनकी अपनी कहानी है, मेरी नहीं है, मैं जरदारी साहब को नहीं इल्ज़ाम दे रहा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होने से पहले 5-6 लोग थे, जिसमें अकील करीम डेडी, नादर मक्सी और कुछ और बिजनेसमैन थे, जो उनके घर पर गए और उनको कहा कि जरदारी साहब से आप बात करें, वो आपसे न्यूट्रल जगह पर मिलना चाह रहे हैं। जो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनको जवाब दिया, मैं वही आपको अल्फाज बता रहा हूँ क्योंकि ये ख़बर मैं ब्रेक कर चुका हूँ पहले, कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा कि मैं जरदारी साहब को बहुत करीब से जानता हूँ, उतना आप नहीं जानते। या तो ये जेलों में लोगों को बैठ के मरवाते हैं, या बैरून मुल्क बैठ के लोगों को मरवाते हैं, या दोस्ती रख के दोबारा फिर मरवाते हैं। मैं इनसे दोस्ती रख के मरना नहीं चाहता, मैं इससे लड़ के मरना चाहता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ पुलिस ऑपरेशन शुरू हो गया और उसकी निगरानी कराची में उस वक्त के डीआईजी साउथ डॉक्टर जमील को दी गई। उसमें फ़िदा जामरी, फैसल बशीर मेमन और एक और उसमें अफसर थे जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई, और उन्होंने मीटिंग में कहा कि हम मिर्ज़ा को उठा के मार देंगे, कौन कुछ करेगा। उस मीटिंग में एक पुलिस अफसर थे जिन्होंने उनको कहा कि या बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये 96 नहीं है कि आप जुल्फ़िकार भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो को मार देंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, ये बहुत दुनिया अलग हो चुकी है और ये आपको गले में फ़िल्म पड़ेगी। उस वक्त की ख़बरें अगर आप उठा के देखेंगे तो इन्होंने कोई 3 से 4 या 5 बार कोशिश की जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को उठाकर और सेनेटर सवाती वाला हशर करने या उससे भी बदतर हशर करने की जो मनसूबाबंदी की। पहली कोशिश इन्होंने की जब ये अदालत में गए, उस वक्त ये नहीं उठा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बदीन के लोग थे, लोग बहुत थे, मीडिया बहुत था, ये नहीं कर पाए। फिर दूसरा अटैम्प्ट किया जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को स्टेटमेंट के बहाने दरख्शां थाने पे बुलाया जा रहा था, और उस वक्त के एसएसपी फ़िदा जामरी जो इन्वेस्टिगेशन में थे, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होने के चक्कर में ऊपर बड़ी भड़के मार के आए थे कि मैं मिर्ज़ा को उठा लूँगा। जब वहाँ गए और वो वीडियो आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कह रहा है कि अगर ऊपर देखो नीचे देखो, अगर कोई चूँ चाँ करे तो मार दो, उड़ा दो, अगर कोई करे, और उस पर फिर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। ज़्यादा लोग होने की वजह से उस वक्त भी पुलिस इसको उठा नहीं पाई। फिर तीसरा अटैम्प्ट इन्होंने डॉक्टर जमील की निगरानी में उस वक्त किया जब ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर खोसो साहब की अदालत में थे, और उस वक्त एक पुलिस के बड़े सीनियर अफसर ने फ़ोन करके अंदर इतला दी कि आपके साथ ये हशर होने वाला है। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से जाके बाहर देखा कि बख्तरबंद गाड़ी में एक प्राइवेट कैमरामैन बैठाया हुआ था, डॉक्टर जमील बैठे हुए थे, और अदालत को पूरा उनको घेराव किया हुआ था। कमांडोज़ जो एसएसयू जिसको कहते हैं, जिसके पावरफुल डीआईजी हैं इस वक्त, आप अंदाज़ा करें कि आईजी सिंध को जुर्रत नहीं है कि उस डीआईजी को हटा सकें, या फेडरल हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि उसको इधर से उधर कर सकें। उनके कमांडोज़ अदालत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को ये मालूम हुआ कि ये सिर्फ मुझे अरेस्ट करना नहीं चाहते, ये एक्चुअली मेरे से इंतकाम लेना चाहते हैं, तब उन्होंने रजिस्ट किया कि मैं मर जाऊंगा, मैं गिरफ़्तारी नहीं दूंगा। और पुलिस ने ये प्लानिंग की कि हम मिर्ज़ा को जल्दी उठाएंगे, बख्तरबंद गाड़ी में डालेंगे, सिंध सेक्रेटेरिएट के बीचों बीच रास्ता निकाल के हम कहीं और लेके जाएंगे और उसको तजलील का निशाना बनाएंगे। उनकी मूँछें काटेंगे, उनकी दाढ़ी काटेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, उनको नंगा करेंगे, और उसके बाद वो वीडियो हम जरदारी साहब को देंगे। एक होती है गिरफ़्तारी, दूसरी होती है तजलील। आप किसी को भी बेबस बना के तजलील कर दें, ये कोई बहादुरी का काम नहीं होता। आप अरेस्ट करें लीडरान को, सियासतदान को, जेलों में रखें, जो भी करें, लेकिन इंसानी हुकूक की पायमाली नहीं होनी चाहिए। तो जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से ये कर सकते हैं, तो मैं या आम सिंधी क्या
حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت سندھ کے اندر لوگ تبدیلی ضرور چاہ رہے ہیں، لیکن پولیس سرداروں کے کمداری کا کام کر رہی ہے۔ خود کو جو ایماندار آئی جی کہہ رہے ہیں غلام نبی میمن، یہ شخص صرف اپنی پوسٹنگ بچانے کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ انہوں نے چند دن کرسی پہ رہ کر وہ پولیس میں ریفارمز لانے کی کوشش کی جو کوئی آئی جی نہیں لے کے آ سکا۔ ایک اور مثال دے دوں پولیس کی کمداری کی، ایم پی اے ارسلان تاج کو اٹھایا گیا، دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا۔ یہ کس کے ذریعے ہوا سارا؟ ارسلان تاج نے صرف پیپلز پارٹی کے خلاف بات کی، پریس کانفرنس کی، رات کو جھوٹا مقدمہ درج ہو گیا، صبح میں اس کو پولیس اریسٹ کر کے جیل میں ڈال رہی ہے۔ یہ سارے کام پولیس کر رہی ہے۔ آپ ارسلان تاج سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا جرم کیا تھا؟ اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں ہیں اور پولیس کے ہاتھوں عطاب کا شکار بنتے ہیں، تو آپ عام سندھی سے کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ سندھ کے اندر ریزسٹنس ہے، لیکن پولیس اس وقت کمداری کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جس دن پولیس ہٹ جائے گی، جس دن پولیس غیر سیاسی ہو جائے گی، جس دن پولیس نے اپنا کام صحیح طریقے سے اور ایمانداری کے ساتھ کرنا شروع کیا، اس دن سندھ میں آپ دیکھیے گا کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔